जय हिंद बच्चों, एक्सेलेंट एकेडमी A2 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है भावेश कुमार पटेल और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 साझेदारी फर्मों का लेखांकन एवं उनके आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, तो बच्चों आप जैसे कि 12th में अभी नए आए हो, तो अभी हम समझते हैं कि साझेदारी आखिर होता क्या है। जब दो व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार का प्रारंभ करते हैं अनुबंध या किसी ठहराव के अनुसार, तो उसे साझेदारी कहते हैं। इसको अभी हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो एक आशय है, मैं आपको बता देता हूँ। मनुष्य जहाँ तक संभव होता है एकाकी व्यापार में, वह वहाँ तक सभी कार्य को स्वयं करता है, लेकिन सीमित कार्य कुशलता, पूंजी की कमी तथा अनुभव, इन सभी के कमी के कारण वह साझेदारी को करता है। जब किसी को अपना व्यापार बड़ा करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, और लोग चाहिए। देखो, हर व्यक्ति के पास हर चीज़ नहीं होता। जैसे कि दो दोस्त हैं, एक है राम, एक है श्याम। दोनों दोस्त है भाई। अब दोनों देखो, राम को ये आइडिया आता है कि भाई चलो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस क्या चीज़ का? आज के डेट में मिल्क इंडस्ट्री जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है इंडिया में। ठीक है, तो हम लोग एक बिज़नेस ले लेते हैं। क्या का? जैसे अमूल मिल्क है ना, वैसे ही हम लोग एक मिल्क ले लेते हैं इन दोनों के नाम से, राम एंड श्याम। ठीक है, राम एंड श्याम कंपनी। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, राम एंड श्याम कंपनी। तो राम के पास ये आइडिया आया कि चल श्याम, राम ने श्याम को बोला चल श्याम, हम दोनों एक मिलकर एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और राम ने जो है श्याम को सब पूरे आइडिया को डिटेल वाइज समझाया कि हम किस तरीके से काम करेंगे, किस किस तरीके से चीज़ों को लॉन्च करना है, कैसे बिल्ड करना है, शुरू से लेके अंत तक। राम, अब देखो, राम के पास जो है ना आइडिया है, राम के पास जो है कार्य कुशलता है। ठीक है, लेकिन उसके पास कमी किस चीज़ की हो रही है? पैसों की। ठीक है, और पैसे उसके पास हैं नहीं। पैसे किसके पास है? श्याम के पास है। ठीक है, अब राम जो है अपने आइडिया को किसको सुनाया? श्याम को सुनाया, अपने दोस्त को सुनाया कि भाई चल हम लोग कंपनी स्टार्ट करेंगे, मिल्क कंपनी। तो अब श्याम को जो है वो आइडिया है अच्छा लगा। ठीक है, अब उसको अच्छा लग गया तो वो बोला ठीक है भाई, हम दोनों कंपनी स्टार्ट करते हैं। और ये दोनों एक कंपनी स्टार्ट कर देते हैं, राम एंड श्याम्स कंपनी। ठीक है, समझ आया इतना? यानी कि सीमित कार्य कुशलता, ठीक है, मतलब जो है सीमित कार्य कुशलता, हर व्यक्ति के पास जो है कार्य कुशलता नहीं होती। सीमित पूंजी और असीमित दायित्व। अब जैसे एक कंपनी है तो आप लोग समझो, एक कंपनी है, एक कंपनी में कितने सारे काम होते, कितने सारे दायित्व होते हैं, है ना। यानी एक असीमित दायित्व का घेरा है वहाँ पे। क्या अकेला राम उसको कर सकता है? कर सकेगा क्या? नहीं कर सकेगा भाई। तो बस इसीलिए साझेदारी का जन्म हुआ। साझेदारी का जन्म जो है अनुबंध और ठहराव से होता है। ठीक है, अब हम इसका परिभाषा देखते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। आपको परिभाषा जो है ब्लैक बोर्ड पर दिख रही होगी, व्हाइट बोर्ड पर। तो परिभाषा को ध्यान से पढ़ते हैं पहले। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने का समझौता किया है जो कि उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता हो। तो बच्चों क्या समझे? पहला लाइन देखेंगे, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है। किन व्यक्तियों के बीच? राम और श्याम के बीच एक ऐसा संबंध है। वो एक संबंध हुआ ना, दोनों अनुबंध और ठहराव किए तो उनके बीच में एक संबंध हुआ। क्या का संबंध हुआ? साझेदार का, एक पार्टनर्स का। ठीक है, जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने का समझौता किया है। देखो किस लिए किया है? व्यवसाय में लाभ को बांटने का। ठीक है, साझेदारी तभी कहलाएगा जब वह एक दूसरे के साथ लाभों को बांटेंगे। परोपकार की दृष्टि से कभी भी साझेदारी नहीं हो सकती। अगर आप साझेदारी में हैं तो आप एक दूसरे के साथ लाभ को साझा करते हैं। ठीक है, बांटने का समझौता क्यों हो, जो कि उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता हो। तो भैया इसका क्या मतलब हुआ? अब जैसे कि मैंने कहा, राम और श्याम ये दो साझेदार है भाई कंपनी में। या तो काम को राम करेगा, ठीक है, और श्याम को प्रॉफिट मिलेगा, या फिर श्याम करेगा और राम को भी प्रॉफिट मिलेगा, या ये दोनों करेंगे और दोनों प्रॉफिट लेंगे। साझेदारी
इन तीनों तरीके से चला जा सकता है, ठीक है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जो चाहे वो श्याम हो चाहे राम हो या दोनों के द्वारा हो, ठीक है। मेन जो उद्देश्य होता है साझेदारी का, अब भाई आप व्यापार चालू किए हो, ठीक है, आप व्यापार चला रहे हो, व्यापार का मेन उद्देश्य क्या है भाई? धन, संपत्ति, दौलत। आजकल की दुनिया ऐसी चलती है ना, तो बिना धन के काम नहीं हो सकता। तो व्यापार जो है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। व्यापार जो है लाभ कमाएंगे तभी तो व्यापार होगा ना, वरना वो तो सेवा हो जाती है। तो हम तो यहाँ सेवा करने बैठे नहीं है भाई, कॉमर्स के स्टूडेंट, पैसा तो हमारी रग रग में है, ठीक है। तो वही है, ये दोनों किस लिए व्यवसाय चालू किए? लाभ कमाने के उद्देश्य से। लाभ को क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे में बांटेंगे, और लाभ बांटेंगे तो ये दोनों के बीच एक रिश्ता है, और वो रिश्ता कैसे है? अनुबंध और ठहराव से। किस तरह का अनुबंध वो ठहराव, वो हम आगे देखेंगे। आपको परिभाषा समझ आ गया? परिभाषा कौन सी परिभाषा है ये? ध्यान से देखिएगा। परिभाषा है 1932 कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम 1932, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, कंपनी नहीं, भारतीय अधिनियम 1932 धारा 4 के अनुसार। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आता है, यानी कि ये पूछ देगा कि कंपनी अधिनियम 1932 धारा के 4 के अनुसार परिभाषा बताइए, या फिर इसको परिभाषा के रूप में पूछ देगा कि ये किस धारा के अनुसार आता है, किस अधिनियम या धारा के अनुसार आता है। तो आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि ये कौन से ये परिभाषा कौन से अधिनियम से है? भारतीय अधिनियम 1932 धारा 4 के अनुसार, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने समझा कि साझेदारी क्या है, ठीक है। साझेदारी क्या है समझ गए ना? साझेदारी लाभ के उद्देश्य से कमाए जाने के लिए दो व्यक्तियों के बीच में जो अनुबंध और ठहराव होता है उसे हम साझेदारी कहते हैं, ठीक है। आपने परिभाषा देख लिया, परिभाषा में आपने ये भी देख लिया कि यह परिभाषा जो है भारतीय अधिनियम 1932 धारा 4 के अनुसार बताई गई है। अब हम देखते हैं साझेदारी की विशेषताएं। हमने अभी तक जो पढ़ा है उसी से विशेषताओं को लेंगे, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। अब हम विशेषताओं को देखेंगे। इसको मिटा देता हूं बच्चों। साथ साथ में नोट्स को आप जरूर बनाइए, जो मैं कह रहा हूं उसको नोट्स बनाइए, और जो मैं लिख रहा हूं उसका भी आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो आपको इजी पड़ेगा, ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। अब हम समझते हैं साझेदारी की विशेषताएं क्या है। मैं लिख लेता हूं, साझेदारी की विशेषताएं, ठीक है। अब भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था? दो व्यक्तियों के बीच अनुबंध और ठहराव से साझेदारी जो है होता है। तो पहली विशेषताएं तो यही आ जाएगी कि क्या होना चाहिए? अनुबंध या ठहराव, अनुबंध या ठहराव, ठीक है। जितनी भी विशेषताएं को मैं अभी लिख रहा हूं उन सभी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डीलिंग करूंगा। पहले हम सभी विशेषताओं को पॉइंट टू पॉइंट लिख लेते हैं, साथ साथ में आप भी लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक अकेला व्यक्ति क्या है? साझेदार नहीं बन सकता। अगर मैं एक अकेला राम है और राम ही सब कुछ कर रहा है, राम ही कंपनी को ऑपरेट कर रहा है, राम ही पैसा फंसा रहा है, राम ही कार्य कर रहा है, और एक अकेला व्यक्ति है, एक अकेला ओनरशिप है, अकेला ही सीईओ, अकेला ही कर्मचारी है, अकेला ही एम्प्लॉय है, ठीक है। एम्प्लॉय तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन साझेदार उसके साथ कोई नहीं है, वो एक अकेला ओनर है, तो वो साझेदार तो नहीं हुआ। क्यों? उसके साथ कोई और है नहीं जो उससे वो लाभ बांटेगा। और साझेदारी का मेन उद्देश्य ही यही है कि जो लाभ अर्जित किया जाएगा उसे हमें बांटना होता है, ठीक है, तब हम साझेदार कहलाते हैं। अब एक अकेला व्यक्ति है तो साझेदार कैसे हो सकता है? तो साझेदारों के लिए दो व्यक्तियों का होना क्या है? कंपल्सरी है भाई। दो व्यक्ति होंगे तभी साझेदार होंगे, तभी तो उससे लाभ बांटेगा ना। तो दूसरा विशेषता क्या हो जाएगा? साझेदारों की संख्या, ठीक है। राम और श्याम को भूलो मत, राम और श्याम अभी तुम्हारे पूरे 12th में काम आएंगे, ठीक है।
क्योंकि पूरा 12th जो है साझेदारों से पढ़ना है भाई। 11th में तो जो पढ़ा सो पढ़ा, अभी 12th में तो यही है पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद व्यवसाय। अब मुझको एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ बच्चों, बिना व्यवसाय के साझेदारी कैसा? अगर आप एक ट्रस्ट खोलते हैं, लेकिन ट्रस्ट जो होता है वो क्या करता है, सेवा करता है, ठीक है, वो सेवा भाव देता है। ट्रस्ट का उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना कभी नहीं हो सकता। ट्रस्ट का उद्देश्य होता है सेवा करना, और सेवा करने के लिए बनते हैं सदस्य, ना कि साझेदार, ठीक है। तो एक व्यवसाय का होना जरूरी है। तो ये भी क्या है, हमारी एक विशेषता, किसकी, साझेदारी की। जब एक व्यवसाय होगा तब व्यक्ति जो है साझेदार कहलाएंगे या बनेंगे व्यवसाय के थ्रू, ठीक है। और व्यवसाय क्या होना चाहिए भाई, लीगल होना चाहिए, वैध व्यवसाय होना चाहिए, ठीक है, अवैध नहीं। ये अवैध व्यवसाय मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवैध होती है। वैध व्यवसाय क्यों, क्योंकि भाई वैध, देखो अवैध में भी पार्टनरशिप होता है, लेकिन क्या वो गवर्नमेंट की नज़र में है, नहीं है। हम पार्टनरशिप में पूरे जो है वैध लीगली तरीके की बात करेंगे, तो वैध व्यवसाय का होना आवश्यक है। इतना शॉर्ट में याद रखिए, ज़्यादा इसको सोचने ताकने की जरूरत नहीं है। व्यवसाय का वैध होना आवश्यक है, अवैध नहीं। फिर तुम लोग का दिमाग जो है ज़्यादा चलता है, सर हम लोग ये बेचेंगे वो बेचेंगे, नहीं, किसी को कुछ बेचने की जरूरत नहीं है, अवैध व्यवसाय नहीं करना है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, लाभ का विभाजन, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया लाभ का विभाजन, लाभ विभाजन। आशय में भी मैंने आपको ये चीज़ बताया, परिभाषा में भी ये चीज़ बताया, व्यवसाय के लाभ को पाने के लिए, ठीक है। तो जब लाभ का विभाजन होगा तभी तो साझेदारी होगा, है ना। साझेदारी में लाभ का विभाजन ही नहीं हुआ तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि मैंने अभी ट्रस्ट का उदाहरण दिया, ट्रस्ट जो है परोपकार करता है, सेवा करता है, परोपकार नहीं कहेंगे, सेवा कहेंगे। सेवा से किया गया कार्य साझेदारी के अंतर्गत नहीं आता। अगर राम और श्याम दो अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड है, जिगरी है, आपके प्रिय मित्र हैं, फिर भी अगर जैसे कि मान लिया जाए राम पैसा नहीं ले रहा, तो क्या वो साझेदार कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। जायज़ सी बात है, क्यों कहलाएगा? लाभ लेगा तब वो साझेदार कहलाएगा। ऐसे में क्या कहलाएगा? दोस्त होने के नाते राम ने अपने दोस्त की मदद की, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, उसका साझेदार नहीं कहलाएगा। ओनर तो श्याम ही हो जाएगा ना। इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। लाभ विभाजन बहुत आवश्यक है, ठीक है। थ्योरी को मत भूलिए, थ्योरी अच्छा चीज़ है, थ्योरी से ही आगे हम लोग को प्रैक्टिकल का नॉलेज मिलता है, समझे बच्चों। अब अगला जो चीज़ है, असीमित दायित्व। अब भाई मैंने बताया ना, सीमित कार्यकुशलता, असीमित दायित्व और पूंजी की कमी, इन्हीं चीज़ों से जो है साझेदारी का जो है निर्माण हुआ था। अब देखो, इन्हीं चीज़ों में से एक पॉइंट है असीमित दायित्व, ठीक है। तो ये भी एक विशेषता है साझेदारी की, इसको ध्यान में रखिएगा। असीमित दायित्व, जो एक साझेदार है फर्म के प्रति, उसका असीमित दायित्व होता है। अब मान लिया जाए राम और श्याम, ओहो, ये राम और श्याम तो पीछे ही नहीं छोड़े ना कितना देर बताओगे भैया इसको। अब जैसे राम और श्याम किसी कारणवश कंपनी जो है ऋण में आ जाती है, मतलब थोड़ी सी कर्ज में आ जाती है, और कंपनी अपने दायित्वों का भुगतान जो है स्वयं के संपत्तियों से नहीं कर पा रही, ठीक है, नहीं कर पा रही। अब कंपनी का अपना संपत्ति होता है, ठीक है, लेकिन उन संपत्तियों से कंपनी जो है अपने ऋण या दायित्व का भुगतान नहीं कर पा रही। तब असीमित दायित्व के कारण राम तथा श्याम को अपनी निजी संपत्तियों को बेचकर कंपनी के दायित्व को पूर्ण करना होगा, ठीक है। असीमित दायित्व में सबसे जरूरी चीज़ यही है, ठीक है। इनका दायित्व असीमित होता है, कंपनी के लिए हर तरह का दायित्व यही करेंगे। लास्ट ऑफ द पॉइंट मैं बता रहा हूँ, केवल व्यक्ति ही साझेदार हो सकता है बच्चों। सबसे दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? दिख रहा है ना? हाँ, केवल व्यक्ति ही साझेदार हो सकता है। अगर आपको मेरी राइटिंग थोड़ी सी समझ नहीं आ रही होगी तो मेरे बातों पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। मैं आपको बोल बोल कर पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ आ जाना चाहिए। केवल व्यक्ति ही साझेदार हो सकता है।
भैया इसका क्या मतलब हुआ, केवल व्यक्ति ही साझेदार हो सकता है। ठीक है, ऐसे क्योंकि जैसे कभी कोई फर्म, दूसरी फर्म या कंपनीज या फिर ट्रस्ट अगर ये आते हैं कि भैया हमको अपनी कंपनी में साझेदार दे दो, हमको ट्रेड दे दो या कुछ पार्टनरशिप में ले लो, कुछ हिस्सा दे दो, तो देखो ऐसा नहीं हो सकता। साझेदारी केवल व्यक्तियों के बीच में ही होता है, केवल एक व्यक्ति की, ना ही किसी समूह, ना ही किसी ट्रस्ट। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साझेदारी का सिंपल सा उद्देश्य है लाभ कमाना, और किसी ट्रस्ट या फिर दूसरी कंपनी से लाभ कैसे कमाएंगे, उद्देश्य हमारा ऐसा है ही। ठीक है, आपको समझ आया? 6 पॉइंट काफ़ी है, 5-6 पॉइंट आप याद रखिए, इतना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी होता है। देखिए जो भी आप पॉइंट याद रखेंगे उसे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इतना हो गया। स्क्रीनशॉट मार लिए? नहीं मारे? मारो, स्क्रीनशॉट मारना जरूरी है, या फिर नोट्स करो, वीडियो को पॉज करो, नोट्स करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। चल ठीक है। अब देखो भाई, साझेदार बन गए, साझेदारी की विशेषताओं को देख लिया आपने कि साझेदारी की विशेषताएं क्या होती है। देखो एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, जो भी आशय यानी कि अर्थ जो होता है या परिभाषा होती है, उन्हीं परिभाषाओं से, आशय से हमें जो है विशेषताओं को निकालना सीखना चाहिए। ठीक है, हम लोग जो अभी आशय और परिभाषा देखे उसी में से ये विशेषताओं को निकाले, कहीं अलग से नहीं है। ठीक है, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, आशय को पढ़ लेंगे या परिभाषा को पढ़ लेंगे, तो आपको विशेषताओं में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या देखेंगे? साझेदारों के अधिकार। अब भाई तुम साझेदार हो, ठीक है, आप अपने आप को, स्वयं को सोचिए कि आप साझेदार हो एक कंपनी में, तो आपके क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या अधिकार होंगे। पहला अधिकार भैया पैसा, है ना, यानी लाभ का अधिकार। लाभ का अधिकार पहला चीज, इसको समझाने का जरूरत है क्या? नहीं, आप वहाँ साझेदार हो, आपका लाभ का अधिकार है। ठीक है, आपको पैसा मिलना चाहिए। उसके बाद अब देखो आप उस कंपनी में साझेदार हो, ठीक है, तो आप कंपनी में क्या क्या गतिविधियां चल रही है, कंपनी में सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा, ये सभी चीज़ों का क्या है, आपको निरीक्षण करने का अधिकार है। निरीक्षण समझ गए जी? कौन कौन नहीं समझे? निरीक्षण का अधिकार, सही लिखा हूँ? ओहो, ठीक है, निरीक्षण का अधिकार। ओहो देखो, बड़ी की मात्रा है दादा। ठीक है, निरीक्षण का अधिकार। निरीक्षण मतलब क्या होता है जानते हो जी? जांच करने का अधिकार, यानी कंपनी के फाइल्स को जांच करना, कंपनी में कार्य किस तरह से हो रहा है, कैसा हो रहा है, इन सभी के जांच का अधिकार आपको है। ठीक है, उसके बाद कंपनी या फर्म किसी तरह का अगर कोई फैसला लेती है, ठीक है, आपको पास और अच्छा आइडिया है, तो क्या सलाह देने का अधिकार, ये भी अधिकार आपको मिला है। अरे आप देंगे ही ना, आप पार्टनर हो भाई। आप सलाह नहीं दोगे तो कौन देगा? एम्प्लॉय नहीं ना, एम्प्लॉय भी सलाह दे सकता है, लेकिन साझेदार होने के नाते यह आपका क्या है? अधिकार है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए, इसमें कुछ खास नहीं है, 4 पॉइंट याद रखिए, अच्छे से रखिए। नए साझेदार के प्रवेश पर रोक। नए साझेदार के प्रवेश पर रोक। देखो भाई, अब 3 दोस्त, पहले राम और श्याम थे, ठीक है, अब राम और श्याम के बाद किसका नाम ले जी? चिंटू आ गया। चलो चिंटू, छुटकू, ठीक है। अब जो है श्याम को चिंटू जो है पसंद नहीं है, ठीक है, तो श्याम के पास ये अधिकार है कि वह चिंटू के प्रवेश को निषेध कर दे, यानी कि चिंटू को प्रवेश करने ना दे। कहाँ? अपने व्यापार में। अब भले ही चिंटू के पास बहुत पैसा हो, चाहे बहुत सारा अनुभव हो, चाहे कुशलता हो, लेकिन अगर श्याम
अगर चिंटू को पसंद नहीं करता और वो व्यापार में आने नहीं देना चाहता तो चिंटू व्यापार में नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन नहीं आ सकता। ठीक है, याद रखना। इतनों में कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना? साझेदारों का अधिकार बड़ा सिंपल है। लाभ का अधिकार भैया चाहिए ही चाहिए, पैसा किसको नहीं चाहिए। निरीक्षण का अधिकार, जांच का अधिकार तो साझेदार को होगा ही ना। सलाह का अधिकार, फर्म कोई कंपनी या डिसीजन लेती है व्यापार से रिलेटेड तो आप उसमें सलाह दोगे ही दोगे, कोई दो राह चीज़ है ही नहीं। नए साझेदार के प्रवेश पर हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट मारो, नोट करो, चलो जल्दी करो। ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से करो, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो बच्चों अब हम देखेंगे अगला टॉपिक। ठीक है, ये असीमित दायित्व। ओहो भैया, यह असीमित दायित्व कब पीछा छोड़ेगा आपका? भैया मेरे को तो नहीं लगता। देखो इसको भी गलत लिख रहा था। असीमित दायित्व। चलो इसको थोड़ा फन फैक्ट में चलते हैं, बहुत देर हो गया असीमित असीमित अब असीमित सुनते हुए। असीमित वर्सेस सीमित दायित्व सुनने में मजेदार है जी। अरे हंस लिया करो, मजेदार है, बड़ा मजेदार चीज़ है। पहले हम देखें असीमित दायित्व एक बार और, लास्ट टाइम मैं आपको बता देता हूँ असीमित दायित्व। असीमित दायित्व क्या होता है? किसी भी तरह अगर फर्म या कंपनी को नुकसान होता है और वह अपने दायित्वों को अपने संपत्तियों से, फर्म या कंपनी अपने जो संपत्ति है उससे उन दायित्वों का भुगतान नहीं कर पा रही, तो उसमें क्या करते थे? इससे पहले तक साझेदार जो थे वो अपने निजी संपत्तियों को बेचकर कंपनी या फर्म के दायित्वों का भुगतान किया करते थे। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल था असीमित दायित्व। इसको देखो, नोट कर लो आप। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मैं इसको लिखूंगा नहीं, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं सीमित दायित्व। क्या समझ आ रहा है सीमित दायित्व? देखो असीमित दायित्व में बहुत सारे कार्य थे जिनको साझेदारों को करना ही करना है और उसमें कोई दो राय चीज़ें नहीं है। जैसे कि अगर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, कंपनी बिक रही है, तो उनको अपना निजी संपत्ति बेचकर कंपनी के लिए दायित्वों का भुगतान करना ही है। अब हम देखते हैं सीमित दायित्व क्या है भाई। सीमित दायित्व इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, इसमें जो साझेदार हैं वे अपनी निजी संपत्तियों का भुगतान कर यानी अपनी निजी संपत्तियों का बेचकर कंपनी के किसी भी तरह के दायित्वों का भुगतान करने के लिए वो नहीं होते, मतलब नहीं करते। ठीक है, ये सीमित दायित्व बहुत छोटा सा है, सिंपल सा है। असीमित दायित्व वो दायित्व है जिसमें कंपनी किसी तरह के दायित्वों को पूरा करने के लिए साझेदारों को अपनी निजी संपत्तियों का भी वहन करना पड़ता है, यानी बेचकर उनको चुकाना पड़ता है। असीमित दायित्व में नहीं करना पड़ता, बस इतना ही है। ठीक है, समझ आया जी? मेरे बातों को नोट कर लो। ठीक है, किसी तरह का कोई दिक्कत होता है, कुछ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में दे दीजिए, हम आपको नेक्स्ट टाइम में उसको ज़रूर बताएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इस पर ज़्यादा बहुत देर हो गया। साझेदारी संलेख। टड़नन टड़नन टड़नन, इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, IMP क्वेश्चन है, आता है, इसको बिल्कुल मिस मत करो, ध्यान से समझना। क्या होता है आखिर साझेदारी संलेख? ठीक है, इसको पहले हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि राम और श्याम दो साझेदार हैं। ठीक है, राम और श्याम। ठीक है, ये दोनों साझेदार हैं ना जी। मिल्क कंपनी खोले थे थोड़े समय पहले, भूल गए क्या? ठीक है, तो जैसे कि राम और श्याम हैं, अब इनके बीच में एक दिन क्या होता है, राम और श्याम में ना अभी तक ना परसेंटेज था 40 और 60 का, कि भाई राम तू 40% लेना लाभ का और मैं 60% लूँगा। अचानक एक दिन राम बोलता है, नहीं भाई हम दोनों जो हैं 50-50% लेंगे, मेरे को 50% परसेंटेज चाहिए। ठीक है, लेकिन श्याम बोल रहा है, नहीं भाई मैं पैसा लगाया हूँ और काम तो मैं भी कर रहा हूँ, तो 50% तू क्यों लेगा? सही बात वो भी बोल रहा है, लेकिन राम भी बोल रहा है, भाई आइडिया मेरा था, मैंने कंपनी को शुरू से लेकर आखिर तक खड़ा किया, मेरे को 50% तो मिलना चाहिए।
तो ऐसे में उन दोनों के बीच में है ना विवाद उत्पन्न होता है, और इसी तरह के विवादों से बचने के लिए साझेदारी संलेख बनाया जाता है। ये एक तरह का कह सकते हो एग्रीमेंट है, ठीक है, जिसमें कंपनी से रिलेटेड समस्त नियम एवं शर्तों को लिखा जाता है। कंपनी और साझेदारों से संबंधित सारे नियम तथा शर्तों को। आपको समझ आ गया? इसमें से मुख्य जो नियम व अनुबंध होते हैं उसका उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, जो मेन चीज़ें होती हैं उनके बारे में। पहला जो साझेदारी संलेख, अच्छा साझेदारी संलेख के बारे में एक चीज़ और, साझेदारी संलेख जो है वो लिखित भी हो सकता है भाई, ठीक है, यानी रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है, रिटर्न डीड, और मौखिक भी हो सकता है। रामश्याम अपने मौखिक रूप से किए थे तो वही क्या किए 40-60 का किए थे। अब उसको लिखित भी कराया जा सकता था, लेकिन वो लोग मौखिक किए, दोस्ती यारी भरोसा ट्रस्ट ये सब। तो आप बस इतना समझिए कि लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है, लेकिन लिखित समझौते को जो है साझेदारों के हित में माना जाता है, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। पहला पूंजी पर ब्याज, साथ साथ में बच्चों इसको नोट करो, क्या है मैं अभी इसको नोट करो, फिर इसके बाद मैं आपको जो है इसका थोड़ा थोड़ा डीलिंग बताऊंगा और उसको भी आप नोट करते जाओ, ठीक है। दूसरा आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, इन सभी टॉपिक्स के बारे में अभी बात करेंगे। उसके बाद थर्ड लाभ हानि का विभाजन। भैया ये लाभ हानि पीछा नहीं छोड़ रहा बोल रहे होगे ना। देखो अकाउंट्स में लाभ और हानि कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता, ठीक है। वैसे कोई बोर्ड नहीं हो रहा होगा मेरे को पता है, फिर भी। दूसरा वेतन एवं कमीशन, दूसरा नहीं जी चौथा। वेतन एवं कमीशन, ठीक है बच्चों। और क्या पॉइंट्स है? ऋण पर ब्याज, एक सेकंड ना, पांचवा ऋण पर ब्याज, ठीक है। और फर्म को ऋण, एक लास्ट पॉइंट, फर्म को ऋण। नोट करते जाओ, मैं बता रहा हूं इसको नोट करते जाओ, लेट मत करो, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी मैं आपको बताने ही वाला हूं। तो पहले हम देखते हैं पूंजी पर ब्याज। साझेदारी संलेख का पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है पूंजी पर ब्याज। संलेख पे ये लिखा होना चाहिए कि पूंजी पर ब्याज दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। कैसे? जो राम और श्याम पूंजी लेकर आएंगे, ठीक है, राम लेके आ रहा है 1 लाख, श्याम लेके आया, श्याम थोड़ा अमीर है भाई, श्याम लाया 10 लाख, मान लो, मानने में आपका क्या जाता है, ला तो नहीं रहा, ठीक है। तो ये जो पूंजी लाए हैं इस पर कोई ब्याज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए तो कितना मिलना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में जो है साझेदारी संलेख में उल्लेख होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट समझ आया? हाँ बोलो, ठीक है। दूसरा पॉइंट आहरण पर ब्याज। आहरण क्या होता है भैया? ठीक है, कई बच्चे जो हैं 11वीं को उतने अच्छे से नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े हो? चलो कोई बात नहीं, मैं हूँ उसके लिए, ठीक है। आहरण क्या होता है? कंपनी से जब, जैसे एक दुकान है, एक छोटी सी शॉप है ग्रोसरी की, और जब दुकान मालिक अपने ही दुकान से अपने निजी उपयोग के लिए सामान उठाता है, ठीक है, तो उसको आहरण कहते हैं, अपने निजी उपयोग के लिए। वैसे ही कंपनी है तो कंपनी से भी अपने निजी उपयोग के लिए क्या है, साझेदार जैसे कोई चीज़ उठा रहा है तो वह आहरण कहलाता है। तो आहरण पर ब्याज कितना होगा, कितना दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, कि अगर दिया जाना चाहिए तो कितने परसेंटेज में दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इसके बारे में उल्लेख होना चाहिए।
फिर लाभ हानि का विभाजन। अब भाई ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लाभ हानि का विभाजन, इसको इग्नोर मत करो। लाभ हानि का विभाजन कैसे होगा, किस अनुपात में होगा, इस सभी कितने प्रतिशत में होगा, इन सभी चीज़ों का वर्णन जो है साझेदारी संलेख में होना ही चाहिए। ये लिखित संलेख का बता रहा हूँ, लिखित संलेख में इसका होना ही चाहिए। फिर वेतन एवं कमीशन। वेतन एवं कमीशन, यदि कोई साझेदार अतिरिक्त कार्य कर रहा है तो उसे वेतन दिया जाए या नहीं दिया जाए। जैसे राम जो है फील्ड में उतरकर भी काम कर रहा है, या फिर वो व्यापार के संचालन में 8 घंटे से अधिक यानी 12 घंटे भी दे रहा है, अपना ज़्यादातर समय व्यापार को दे रहा है, तो वो भाई अधिक कार्य कर रहा है श्याम के मुकाबले, तो उसको किसी तरह का वेतन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इसका उल्लेख साझेदारी संलेख में आवश्यक है। कमीशन, किसी तरह से वो प्रोडक्ट को बेच भी रहा है, ठीक है, मिल का है भाई, कहीं से बेच रहा है और ज़्यादा मात्रा में बेच रहा है, बड़े व्यापारियों को भी बेच रहा है, ठीक है, बड़े दुकानदारों को बेच रहा है, तो उसमें जो उसको कमीशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें, ठीक है, इसका उल्लेख भी होना ही चाहिए। अगर मिलता है तो कितना मिलना चाहिए, ठीक है। ऋण पर ब्याज साझेदार जब फर्म से ऋण लेगा तो उस, हाँ, एक है ऋण पर ब्याज और एक है फर्म को ऋण। तो यहाँ पर जैसे साझेदार फर्म से ऋण ले सकता है या नहीं, ठीक है, ऋण पर ब्याज, साझेदारों का ऋण, यहाँ पर साझेदार को ऋण पर ब्याज, 1 मिनट ना, इसको अच्छे से, साझेदारों को ऋण पर ब्याज, ठीक है। तो साझेदारों को ऋण पर ब्याज दिया जाना चाहिए या नहीं, ठीक है। अगर साझेदारों से ऋण पर ब्याज लेना है तो कितना लेना है, किस प्रतिशत पे लेना है, इन सभी चीज़ों का उल्लेख साझेदारी संलेख में आवश्यक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, फर्म को ऋण। अब जैसे साझेदार को आवश्यकता पड़ी, हमने 5वें पॉइंट में देखा कि साझेदार को आवश्यकता पड़ी तो वो फर्म से ऋण ले लिया, ठीक है, और उसका परसेंटेज डिसाइड हो गया। अब वैसे ही हो सकता है कभी कभी फर्म को भी आवश्यकता पड़े, तो फर्म जब साझेदारों से ऋण लेगी, अब देखो फर्म जो है बैंक से भी ऋण ले सकती है, एक फर्म या कंपनी है वो जाके सीधा बैंक से ऋण ले सकती है, बैंक भी उससे परसेंटेज लेगा, ठीक है। बैंक बोलेगा 8% में मेरे से इतना 10 लाख रुपए ले लो, ठीक है। तो एक साझेदार बोलता है नहीं भाई सुनना, मैं देखो एक काम करता हूँ, मैं फर्म को ऋण दे देता हूँ, 10 लाख रुपए दे देता हूँ 6% में, ठीक है। अब तो भाई फर्म के लिए 2% का फ़ायदा है ना, यहाँ पे 2% फ़ायदा है। अब फर्म क्या करेगा, साझेदार से ऋण ले लेगा भाई। तो बस वही है कि फर्म को ऋण अगर दिया जाता है तो साझेदार को फर्म जो ऋण लिया है तो उसके एवरेज में वो कितना % ब्याज देगा वो है, ठीक है। फर्म को ऋण दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, और दिया जाता है तो कितने % का, ठीक है। कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न, हमने 6 पॉइंट देखा, 1 2 3 4 5 6। पूंजी पर ब्याज, समझ आया जी, पूंजी पर ब्याज देना है नहीं देना है, लेना है नहीं लेना है, किसी साझेदारों को मिलेगा। आहरण पर ब्याज, साझेदार आहरण किए हैं तो ब्याज किसको मिलेगा, फर्म को मिलेगा, ठीक है। तो वो लेना है या नहीं लेना है, इसका उल्लेख। लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में होगा, किस प्रतिशत में होगा, समान होगा, 40-60 में होगा, 30-70 में होगा। वेतन एवं कमीशन अतिरिक्त कार्य पे, ठीक है। साझेदारों को ऋण पर ब्याज, साझेदार को ऋण देना है या नहीं देना है, उनसे ब्याज लेना है या नहीं लेना है, ठीक है, अच्छे से। फर्म को ऋण दिए, कितने प्रतिशत पे ब्याज लेना है या नहीं लेना है, इन सभी तमाम बातों का साझेदारी संलेख में उल्लेख होना आवश्यक है, ठीक है। साझेदारी संलेख में कोई भी परेशानी, ओके गुड। देखो ये पॉइंट्स को अच्छी तरीके से याद कर लो, बड़े बड़े क्वेश्चन में भी साझेदारी संलेख जो है आता है, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन में भी ये आ जाता है। अच्छे से आपको पता होना चाहिए ताकि आप इसे अच्छे से डील कर सकें। देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी काम की नहीं है। जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आप सभी चीज़ें आपके काम की है, आपको अच्छे से सुनना है और उसको नोट करना है। पेपर में आपको डीलिंग के समय में ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी तो आप अच्छे नंबर से पास हो, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अभी हम देखें
कि साझेदारी संलेख के में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब जैसे साझेदारी संलेख नहीं बना है, ठीक है, साझेदारी संलेख में लागू होने वाले साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम के बारे में देखते हैं। ओहो, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, ठीक है। इसमें मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ भी मैं अभी आपको बताऊंगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। अब जैसे साझेदारी संलेख जब हम लिखित में बनाए थे रिटर्न, अभी जस्ट हम लोग थोड़े से पहले देखें, तो उसमें पूंजी पर ब्याज देना है या नहीं देना है, लाभ विभाजन का प्रतिशतता, ये सभी चीज़ों को देखे थे। अब यहाँ राम और श्याम जो हैं साझेदारी संलेख नहीं बनाए, ठीक है, और उनके बीच जो है विवाद हो गया है, कोर्ट में चले गए दोनों के दोनों। अब ऐसे में साझेदारी संलेख के अभाव में क्या होगा, आखिर किस तरह के नियम जो हैं बनाए गए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले चीज़, वहाँ पर पूंजी पर ब्याज देना है या नहीं देना है, इसके बारे में उल्लेख था, यहाँ पर भी उल्लेख है, लेकिन किस तरीके से यह मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं साथ साथ में बताते जाऊँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पूंजी पर ब्याज, सीधी बात है, साझेदारी संलेख के अभाव में अगर आपने संलेख नहीं बनाया है, लिखित संलेख नहीं बनाया है और उसका अभाव है, तो सीधी सी बात है, नहीं देना है, पूंजी पर ब्याज नहीं देना है, नहीं मिलेगा, जाओ, कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। दूसरा पॉइंट, लाभ हानि विभाजन। वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे बच्चों, वहाँ पे देखे थे कि वहाँ संलेख में पूर्व से ही तय किया जाता था, लिख दिया जाता था कि इतने प्रतिशत हम लाभ को बांटेंगे। अगर संलेख नहीं है, ठीक है, तो लाभ क्या, कितना, कैसे बटेगा, बराबर, तू भी 50 रख, मैं भी 50 रखूंगा, दोनों खुश, ठीक है। अगर अतिरिक्त पूंजी कोई साझेदार लेके आता है, अतिरिक्त पूंजी यानी व्यापार में जो प्रारंभिक पूंजी लगाई गई है उसके अतिरिक्त कोई पूंजी लेकर आता है, तो संलेख के अभाव में नियम कहता है कि इसे कितना % ब्याज मिला जाएगा, 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट चीज है। यदि साझेदार, इस लाइन अतिरिक्त पूंजी पर 6% पर एनम पर ब्याज दिया जाएगा, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसके बेस में हम कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बनाएंगे, ठीक है। तो पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, लाभ हानि विभाजन क्या होगा, बराबर होगा। किसी साझेदार द्वारा अतिरिक्त पूंजी लाने पर ब्याज जो है 6% दिया जाएगा, ठीक है। पारिश्रमिक यानी कि क्या बोलते हैं इसको, बिना पारिश्रमिक के कार्य, अब देखो भाई, संलेख तो हमारे पास है नहीं, तो कोई कितना भी कार्य करे उसे वेतन नहीं मिलेगा, ठीक है, वो वेतन पाने का अधिकारी नहीं होगा, ठीक है। समझ आया बच्चों? 4 पॉइंट हमने जो बताया है, साझेदारी अभाव, संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, लाभ हानि का विभाजन बराबर होगा, अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज 6% होगा, बिना पारिश्रमिक के कार्य करना पड़ेगा, किसी भी तरह का कोई वो नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ आया जी? अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज जो है 6% है। उसी तरह एक लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, ठीक है। ऋण पर भी ब्याज क्या होगा, 6% वार्षिक दर से होगा,
ठीक है। ऋण पर ब्याज कौन लेगा? साझेदार ऋण लेते हैं, ठीक है। तो साझेदार अगर ऋण लेता है तो ऋण पर ब्याज कितना है? अगर साझेदारी संलेख नहीं है लिखित में तो 6% की दर से होगा, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन बच्चों? नहीं ना? नोट कर लो। और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में दे दीजिए अपना क्वेश्चन, आपको हम बता देंगे, ठीक है। इतना सब कुछ हमने पढ़ा साझेदारी संलेख के बारे में। एक छोटा सा चीज़ और जान लेते हैं। इसको आपने स्क्रीनशॉट मार लिया, नोट कर लिया? गुड, वेरी गुड, शाबाश। तुम ही लोग तो मेरे शेर हो, है नहीं? हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इसके बाद आपका थ्योरी जो है ख़त्म हो जाएगा। कल से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को जो है देखेंगे, ठीक है। लाभ हानि नियोजन खाता, जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन अभी हम एक और लास्ट थ्योरी का देख लेते हैं, ठीक है। साझेदारी संलेख का महत्व। संलेख का महत्व। आपको साझेदारी संलेख का महत्व बताने का आवश्यकता पड़ेगी क्या? बिल्कुल पड़ेगी भाई, बता ही देता हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था राम और श्याम दोनों कहाँ पहुँच गए हैं? कोर्ट में पहुँच गए हैं, ठीक है। क्यों पहुँच गए? क्योंकि जो है राम जो है अचानक कितना 10% ज़्यादा डिमांड कर रहा था लाभ से। पहले 40 था, उसके बाद अब 50 का डिमांड करने लगा। विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। ऐसे स्थिति से बचने के लिए ही साझेदारी संलेख का होना आवश्यक है, तो उसका महत्वपूर्ण तो है ही। अब हमने जितना भी पॉइंट पढ़ा था जो कि क्यों महत्व है, लाभ विभाजन के लिए महत्व है, ठीक है। लाभ विभाजन के लिए महत्व है। उसके अलावा किस आहरण पर ब्याज दिया जाना चाहिए या नहीं दिया ना जाना चाहिए, यानी जो भी समस्त बातें अभी हमने साझेदारी संलेख में और साझेदारी संलेख के अभाव में पढ़ी थी, वे सभी चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ों में आ जाएगी, साझेदारी संलेख का महत्व में आ जाती है, ठीक है। वही सब चीज़ें रिपीट होगी। पूंजी पर ब्याज मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। इन शॉर्ट, भविष्य में फर्म में या कंपनी में किसी भी तरह का विवाद साझेदारों के द्वारा उत्पन्न ना हो या साझेदारों के मध्य उत्पन्न ना हो, उसके लिए साझेदारी संलेख का होना जो है होता है। तो थैंक यू बच्चों। अब हम कल पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता देखेंगे। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी है, आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, इसको नोट्स कीजिए। तो हम कल मिलेंगे। तो इसी के साथ एक्सेलरेट एकेडमी A2 आपका कल इंतज़ार कर रहा है यहीं पे। थैंक यू।